Hello everyone. Today we are going to start a new lecture series based on chapter Financial Management. इसका आज फर्स्ट लेक्चर है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आज जो कवर करेंगे हम टॉपिक बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस में जो है फाइनेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फाइनेंस का इंतज़ाम करना और उसको मार्केट में किस प्रकार से खर्च करना, यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड्स और उसके एप्लीकेशंस कैसे हों ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें और बड़ा अच्छे प्रकार से अपना बिजनेस को कर सकें। तो फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइजेज। टू रन ए बिजनेस एंटरप्राइजेज स्मूथली, फाइनेंस is of the utmost importance, or in the absence of adequate finance, neither a business can be conducted in an efficient manner nor it is possible to expand it। यानी कि बिना फाइनेंस के हम कहीं स्टैंड कर ही नहीं सकते। बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं तो बिज़नेस फाइनेंस जब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसका मैनेजमेंट और उसकी प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट होगी। तो इसको समझते हैं हम। बिजनेस फाइनेंस रेफर टू मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस। इट इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स सो दैट बिजनेस फर्म्स मे बी एबल टू कैरी आउट देयर ऑपरेशंस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जैसे होता है ना मैनेजमेंट में कि अपने जो संसाधनों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करना ताकि कि हम बड़े अच्छे अच्छे मैक्सिमम जो रिटर्न पा सकें उनके ऊपर। ठीक है ना। द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस विल मेक इट्स मीनिंग मोर क्लियर। बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। जिस प्रकार से भी चाहे हमने फंड्स लिया हो जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो वो सब क्या है, बिजनेस फाइनेंस है। बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। आप चाहे एक छोटे से छोटा बिजनेस भी कर रहे हो तब भी आपको बिजनेस फाइनेंस चाहिए, और आप चाहे बहुत ही मल्टी लेवल मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हो तब भी आपको उतनी आवश्यकता बिजनेस फाइनेंस की होगी। कम और ज़्यादा हो सकता है, परंतु इसके बिना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। इसीलिए इसे लाइफ ब्लड बोलते हैं बिजनेस का। द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिफर्स फ्रॉम वन बिजनेस फर्म टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर एंड साइज। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो किस अमाउंट का बिजनेस फाइनेंस चाहिए, ये अलग अलग जो आपकी टाइप बिजनेस हैं फर्म हैं उनका अलग अलग हो सकता है। उनकी आवश्यकताएं अलग प्रकार की हो सकती हैं। कई फर्म्स के अंदर कैश की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। कि कई जैसे प्रोडक्शन हाउस है उसके अंदर फिक्स नेचर के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं। तो डिपेंड करता है हम कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो है डिमांड ऊपर नीचे हो जाती है, कम ज़्यादा हो सकती है। नेचर एंड साइज बिजनेस का उसके ऊपर। बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ फंड्स। इसमें क्या हमारा इन्वॉल्व होता है कि हमने एस्टिमेट लगाना, बेस्ट एस्टिमेट लगाना फंड्स के लिए। इट इज़ कंसर्न्ड विद रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एज वेल एज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। यानी कि दोनों बैलेंस शीट को आप ध्यान से देखोगे ना आपको, तो बैलेंस शीट में आप देखते हो दो पक्ष होते हैं, एक लायबिलिटी पक्ष होता है और एक एसेट्स पक्ष होता है। तो लायबिलिटी पक्ष के अंदर क्या होता है, एक ओन कैपिटल होती है और एक आउटसाइड कैपिटल होती है। यानी कि एक तो वो कैपिटल जो आप अपनी जेब से लगा रहे हो उसे बोलते हैं कैपिटल ऑफ द ओनर, और एक होती है जो हमने उधार लिया है लोगों से, तो वो भी तो कैपिटल ही है। तो इस प्रकार से दो तरीके का पैसा बिजनेस में लगा होता है, और वो जो पैसा आता है यानी कि इकट्ठे करते हैं तो उसको हमने खर्च करना होता है। खर्च हम कितने इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या आए और हम अपना अच्छे से अच्छा उद्देश्य पूरा कर सकें। बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होता है ना। तो ये दोनों चीज़ों को देखता है कि आप फंड्स किस प्रकार से बढ़िया तरीके से इकट्ठा करते हो, ऐसा कम्बिनेशन, ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और आप उसे किस प्रकार से खर्च करते हो, ऐसा कम्बिनेशन खर्चे का, ताकि उसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और आपकी रिटर्न अच्छी चल सके और बिज़नेस में भी आपकी कोई रुकावट कभी ना आए। तो ये सब इसमें हमने पढ़ना है। थोड़ा आपको लग रहा होगा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। मैनेजमेंट में पता ही है आपको, मैनेजमेंट में पूरा काम 5 तरीके के काम होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब क्या है, इस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के ऊपर ये सब चीज़ें अप्लाई करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रिक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द एंटरप्राइजेज। इट इंक्लूड्स 3 डिसीजन, 3 टाइप के डिसीजंस जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो क्या क्या है वो डिसीजंस हैं? फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है? एस्टिमेटिंग टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करना है, एस्टिमेट करना टोटल कैपिटल का, और उसमें फिक्स नेचर की एसेट्स कितनी होंगी और करंट नेचर की एसेट्स कितनी होंगी, उसके आपने अंदाज़ा लगाना। वर्किंग कैपिटल हो गया ना, एक तो फिक्स नेचर कैपिटल होगी, एक वर्किंग कैपिटल होगी, यानी कि करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल तो क्या होती है, इसमें स्टॉक लेना, उधार देना, वापस पैसा उधारी से वापस आना, ये सब चीज़ें जो आपके डे टू डे खर्चे के लिए आपके हाथ में होना चाहिए, जो वो वर्किंग कैपिटल होती है वो, ठीक है। तो ऐसा कम्बिनेशन इस्तेमाल करना ताकि हमारा बिजनेस ऑप्टिमम लेवल पर काम कर सके अपने। फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड टाइप के डिसीजंस क्या होते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग कहाँ से होगी? रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, कंसीडरिंग टाइप ऑफ सोर्स, टाइप क्या होगी सोर्स की जहाँ से हमने पैसा लेना है। पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा, यानी कि कितने पीरियड के लिए लेना है हमने पैसा। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा, यानी कि उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड द रिटर्न्स देयर बाई, और वो जो पैसा हम ले रहे हैं इंटरेस्ट के ऊपर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं हम और जो कमा रहे हैं वो इंटरेस्ट से भी कम कमा रहे हो, तो पैसा लेना बेकार है ना। तो इंटरेस्ट पे पैसा जब भी देना फ़ायदा होगा ना, जब आप 5% का इंटरेस्ट खर्च करो, आप पेमेंट कर रहे हो उधार लेके, और उसे जब खर्च कर रहे हो तो उसमें आप 10% कमा रहे हो, यानी कि 5% एक्स्ट्रा कमा रहे हो खर्चा देने का। 5% चला जाएगा आपका इंटरेस्ट में, तो 5% की नेट इनकम बच गई ना आपके पास, तब तो ठीक है उधार लेना। तो इस प्रकार से फाइनेंसिंग डिसीजंस पहले सोचना पड़ता है बहुत उसमें भी कि हमें। और फाइनेंसिंग डिसीजन में ऐसे भी है कि आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेना चाहते हो या लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना चाहते हो। आपने कोई मशीन बड़ी परचेज़ करनी है तो उसके लिए किस टाइप का मतलब फाइनेंस है, या तो आपने कोई बहुत आपके आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी कैश इनफ्लो होना है तो आप शॉर्ट टर्म का लोगे लोन। तो डिपेंड करता है, हम आगे पढ़ेंगे इसको और एलेबोरेट होगा ढंग से आपको। फाइनेंशियल डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं कि हम कितनी अपनी कैपिटल लेके आएँ और अपना कितना हम आउटसाइड कैपिटल बोरो करें, क्योंकि हमें उस बोरोइंग की पेमेंट देनी होती है ना, उसके ऊपर खर्चा देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। तो इसको देखना पड़ता है, अपने कैश फ्लो को भी चेक करना पड़ता है कि कैश फ्लो ऐसा ना हो कि कभी हमारे हाथ में कैश क्रंच आ जाए, हमारे पास खर्चा ही ना हो, पेमेंट करने के लिए पैसे ही ना हो। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके बाद क्या है, थर्ड टाइप ऑफ ये डिसीजंस क्या है इसके? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर यानी कि जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, डिसीजन ऑन हाउ टू डिवाइड द नेट प्रॉफिट, कि हमने नेट प्रॉफिट को क्या बांट देना है शेयर होल्डर्स को, या उसमें से कोई रिटेन करना है री इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि हम अपने आप को और एक्सपेंड कर सकें। हमने पढ़ा है ना 11वीं क्लास के अंदर हम कि बिज़नेस में हमारा इंडेफिनेट पीरियड के लिए बिज़नेस चलाने की हमारी संकल्पना होती है, कॉन्सेप्ट होती है, और ये नहीं सोचते हम 1 साल के लिए चलाना है, हमने लंबे टाइम तक चलाना है। तो यानी कि प्रॉफिट भी कमाना है हमने, साथ साथ विकास भी करना है। तो विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, सारा खा जाएंगे तो हम डेवलपमेंट करेंगे? नो। हम जब री इन्वेस्ट करेंगे उसको तो उससे हमारा कैपिटल का साइज बढ़ता है, बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड करता है, और ज़्यादा स्टॉक होगा, और ज़्यादा सेल होगी, फिर और ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, उसमें से फिर रिटेन करके दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये साइकिल अनवरत यानी कि लगातार चलता रहता है। चलें, अब देखो मैंने आपको ये सारा समझाया है। आई थिंक ये 12 मार्क्स का है, इसके ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो एलोकेशन है, इसकी मैपिंग जो है पूरी कंसेप्ट की, कहाँ से स्टार्ट होती है। बिज़नेस फाइनेंस, जैसे हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस फाइनेंस को, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिज़नेस फाइनेंस एक फाइनेंस जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बिज़नेस के लिए। जैसे कि मेन रिसोर्स होता है तो बिज़नेस के लिए फाइनेंस भी रिसोर्स होता है। तो हर चीज़ जो है फाइनेंस से ही हम हायर कर पाएंगे। उसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या आता है इसके अंदर, फिर मैनेजमेंट की बात आ जाती है। फिर मैनेजमेंट करेंगे, क्यों करेंगे इसका, ये इसकी ज़रूरत क्या है भैया? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ,
यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उसकी वेल्थ जो है बढ़े, हमारा ये उद्देश्य रहता है, प्राइमरी उद्देश्य ये रहता है इसका। जब ओनर की वेल्थ बढ़ेगी तभी तो उसके अंदर जो साथ साथ काम कर रहे हैं उसमें वो भी ग्रो करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉई हों, चाहे वो वेंडर्स हों, सप्लाई करने वाले। तो ये सब चीज़ों की जो है उससे सब जुड़े होती है चेन, ओनर्स की वेल्थ से। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। तो जो कौन कौन से डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल? 3 प्रकार के डिसीजंस होते हैं, 3 प्रकार के, आगे बढ़े ना। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजन। 3 डिसीजंस हो गए मेन ये। ठीक है, अब आ जाओ पहला वाला डिसीजन। पहला वाला डिसीजन क्या है भाई? सॉरी, ये स्लाइड आगे चली गई। पहला डिसीजन है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके अंदर हमें फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के संबंध में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, पीछे मैंने बताया स्लाइड में आपको। सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजंस। इसमें हमें कैपिटल स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, यानी कि जो हमारा कैपिटल है वो इक्विटी बेस्ड कितनी होगी और डेट बेस्ड कितनी होगी। यानी कि इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, यानी कि जो अपनी कैपिटल होगी कंपनी की वो कितनी होगी, और उधार की कैपिटल जो, यानी कि जो आउटसाइड कैपिटल कलेक्शन करनी है या डिबेंचर से, ये सब, या कोई लोन लेके लॉन्ग टर्म। तो हमारा जो होता है ना कैपिटल स्ट्रक्चर, वो होना चाहिए जिससे कि हमें ऑप्टिमम प्रॉफिट मिल सके। ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। किसी बिजनेस के अंदर डेट कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, किसी बिजनेस के अंदर डेट कैपिटल कम चाहिए होती है, और ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके लिए अलग से हम और बताएंगे आपको कि इन तीनों तरह के डिसीजंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, तो वो अगली वाली क्लास के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको मोटे तौर पे बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मालिक की अपनी कैपिटल कितनी होगी और बाहर की यानी कि उधार की कैपिटल कितनी होगी। उधार की कैपिटल ज़्यादा होगी या कम होगी वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हमारे पास ऑपरेशन साइकिल कैसा है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर डिपेंड करता है। तो इसके बाद थर्ड डिसीजन जो होते हैं, जैसे पीछे भी हमने डिस्कस किया था आपकी अभी स्लाइड में, डिविडेंड डिसीजन। यानी कि डिविडेंड जो होते हैं, हमारा जो प्रॉफिट जो होता है हमारा, हमने डिविडेंड के रूप में बांट देना है सारा का सारा, या उसमें से कुछ बांटना है और कुछ रिटेन करना है, और रिटेन किस लिए करना है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें डिविडेंड डिसीजन के अंदर आती हैं। तो ये इस प्रकार से पूरी मैपिंग है इसकी बिजनेस फाइनेंस की। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आई थी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इंपॉर्टेंस तो आप अभी तक काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। इसको हमने लिपिबद्ध करना है, इसको राइट डाउन करना है, पेन डाउन करना है। तो क्या है? इट फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स। ये फैसिलिटी करता है कि ऑप्टिमम फंड्स को कलेक्शन करने के लिए हमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि हमको कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, उसका जो रेशो क्या होना चाहिए ओन कैपिटल का और डेट कैपिटल का, इसके द्वारा हमको अच्छी तरीके से मालूम पड़ता है। और हेल्प इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट्स। यानी कि पैसा तो इकट्ठा कर लिया हमने, अब इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से, कितने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें ताकि हमें हमारी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। तो ये हमको उसकी भी दिशा दिखाता है। हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज़ है हमारी जो, उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई कैश क्रंच ना आए, कभी कोई कमी ना पड़े माल परचेज करने के लिए। ये सब चीज़ें इसके अंदर हमको क्लियर हो जाती हैं। बेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल का ये बेस है। आपका फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा तो आप कभी भी कोई दिक्कत विपदा में नहीं पड़ोगे। नहीं तो क्या है, नहीं तो हमेशा परेशानी रहोगे आप चारों तरफ से। कभी इधर पैसा कम पड़ रहा है, कभी पैसा फालतू हो गया, अनयूज्ड पैसा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल कंट्रोल रखता है। हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। यानी कि आपके पास जो फंड्स हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हों, ऐसा ना हो पड़ा हो कि वो अनयूटिलाइज पड़े रहें कि वी आर पेइंग इंटरेस्ट, हमने पैसा उधार ले लिया और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और फंड आपके पास ऐसे पड़ा है, अनयूज्ड पड़ा हुआ है, तो आपको तो कॉस्ट बढ़ गई उसकी, आपको तो लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है इसके अंदर, ये नहीं हो पाता है क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉपर यूटिलाइजेशन फंड्स का लगातार होता रहता है। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। अगर आप प्लानिंग करके चलोगे तो आपको शॉक्स और सरप्राइज
नहीं देखने पड़ेंगे। अगर आप आंख बंद करके गाड़ी चलाओगे तो सर लगेगा छत पर जाके कहीं बम्पर आ गया तो। अगर आप तरीके से बिजनेस का प्लानिंग नहीं करोगे फाइनेंस की, तो अचानक से कोई नंबर आ जाएगा पेमेंट देने का और आपके पास कैश बैंक में पैसा ही नहीं होगा, फिर आप भागते फिरोगे, आपकी गुडविल डाउन हो जाएगी। या कोई आपको ऐसा दिवाली का मौका आ गया, स्टॉक बढ़ाना है, आपके पास पैसे ही नहीं है, सारा पैसा उधारी में फंसा हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसी में हमें फाइनेंशियल प्लानिंग हमें इससे बचाती है, हमें शॉक से और सरप्राइजेस से अवॉइड होते हैं। हम बिज़नेस के अंदर हम आराम से स्मूथली बिज़नेस कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि किस मोमेंट पर हमें कितना पैसा चाहिए और वो पैसा कहाँ से आना है, और जो आया हुआ पैसा है वो किस प्रकार से यूटिलाइज होना है। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, मैंने बताया ना आपको कि हमें पहले से पता होता है कि हमारे पास फाइनेंस कैसे आ रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इन दोनों के बीच में लिंक ये बना के रखता है। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन रखता है। परचेज डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब में कोऑर्डिनेशन होता है। सबको पता होता है कि क्या क्या कब की रिक्वायरमेंट है, सबकी कैश की रिक्वायरमेंट्स का, सबके फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स का, या उनके कैश इनफ्लो, फाइनेंस इनफ्लो, आउटफ्लो, सबका मतलब मालूम होता है। तो जिसके बेस पर हम पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं कहीं, ताकि दिक्कत ना है। इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर, हम आज की डेट में कर रहे हैं और एक साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ता है कि हमारे पास कब कितना पैसा वापस आना है जो मार्केट में लगाया हुआ है, और उस पैसे को हमने किस प्रकार से आगे री इन्वेस्ट करना है, ताकि हमारे बिजनेस के अंदर प्राइस जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज रहें। तो देखो ना, अभी हमने इसे पीछे पढ़ा है कि इसकी मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो मालिक हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाना इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन समझ गए आप। मैं और सेकंड है आपका ये मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि जो लिक्विडिटी पानी नहीं, लिक्विडिटी का मतलब होता है यहाँ कैश, बैंक में जो पैसा होता है, यानी कि एकदम तुरंत पे करने पड़े, तो आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन अच्छी होगी तो आप तुरंत पे कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपकी जो है साख पर बट्टा लग जाएगा। आपको जो है एक अच्छे आप प्लानर नहीं कहलाओगे और आपको मार्केट ख़राब हो जाएगी। इसलिए लिक्विडिटी की पोजीशन को आप पहले से चेक करके रखते हो इस प्रकार से। मीटिंग्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट, आपकी कोई कमिटमेंट है फाइनेंशियल, वो कहीं आपको ब्याज देना है टाइम पर, तो आप तुरंत तैयार हो पेमेंट देने के लिए। किसी चीज़ की किस्त देनी है, तुरंत तैयार हो। या कोई आपका बिल आपने दिया हुआ था, उसका ऑनर होने का टाइम आ गया, तो आप तुरंत पेमेंट देने के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार से आप हमेशा अपने प्लान करके चलते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है उस प्रकार। और इसमें है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स हैं आपके वो हमेशा मोबिलाइज रहें, यूटिलाइज रहें, हमेशा काम में लगे रहें, क्योंकि वो भी तो एक तरह से आपका एक रिसोर्स है, और रिसोर्स खाली पड़ा रहेगा तो कुछ कमा के लाएगा क्या, नहीं, वो काम में लगा रहेगा तो वो कमा के लाएगा। जो पैसे मार्केट में घूमते रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ पैसा साथ में जोड़ के लेके आएंगे। तो इस प्रकार से इन चारों तरीके से मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब दोबारा इसमें देख लेते हैं डिसीजंस जो होते हैं क्या होते हैं। 3 प्रकार के डिसीजंस होते हैं मेन इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। आप दोबारा तीसरी बार पढ़ रहे हो इसको वापस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या करना पड़ता है हमें, कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है, यानी कि कैपिटल नेचर के खर्चे कितने करने हैं हमने, और वर्किंग कैपिटल का करना पड़ता है कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी है, यानी कि फिक्स कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है और वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी होनी चाहिए, इसका रेशो बड़ा प्रॉम्प्ट होगा, तभी हम अच्छे प्रकार से चल पाएंगे। और फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या है लेना पड़ता है हमें, कि हम जो फाइनेंस कहीं से भी जो इकट्ठा कर रहे हैं वो इक्विटी में कितना कलेक्शन करें, और डेट कैपिटल यानी कि आउटसाइड कैपिटल से कितना इनसाइड कैपिटल कहलाती है। इक्विटी कैपिटल जो होती है वो कंपनी की अपनी इनसाइड कैपिटल है, वो मालिक की अपनी कैपिटल है, और डेट जो होती है वो आउटसाइड कैपिटल होती है। ठीक है ना, डेट कैपिटल को तो वापस देना पड़ता है हमको ब्याज समेत, उसके लिए तो लीगली बाउंड है हम। और अपनी कैपिटल होती है तो चाहे जीरो हो जाए तब भी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि रिस्क पे काम कर रहा है मालिक तो, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट थोड़ी कमाना है, उसको तो प्रॉफिट कमाना है। समझ रहे हो ना बात को। अगर आपने शेयर खरीदोगे तो आप मालिक बनोगे वहाँ पर, तो प्रॉफिट डिविडेंड मिलेगा आपको। उसके बदले में ये है कि आप जीरो भी हो सकता है आपका शेयर की वैल्यू। अगर आपने सेफ चलना है तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे डिवेंचर, तो वहाँ से आपको फिक्स इंटरेस्ट मिल जाएगा।
आप प्रॉफिट की तरफ नहीं देखोगे बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से डेट कैपिटल जो होती है वो इंटरेस्ट उसका खर्चे की तरह देना पड़ता है। और इक्विटी कैपिटल में डिविडेंड हो भी सकता है, डिविडेंड नहीं भी हो सकता, आपकी इक्विटी कैपिटल जीरो भी हो सकती है। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर ये डिसीजंस इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद क्या है, डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस के अंदर प्रॉफिट हमने कितना डिवाइड करना है और कितना आगे फ्यूचर के रिटेन करना है। तो ये भी पूरा हुआ। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। हमने पहले बताया ना, फंड्स हमेशा मोबिलाइज रहें, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइज भी उनका प्रॉपर हो। अर्निंग मोर प्रॉफिट्स बताया ही है आपको। मेंटेनेंस, लिक्विडिटी अभी हमने जिक्र किया है। मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ और रिजर्व्स बनाए रखना आगे के लिए। इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी जब आपका एक तरीके से आप किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करोगे तो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली। तो जनरेट्स गुडविल, तो गुडविल आप हमेशा फाइनेंशियली मैनेज रहोगे तो गुडविल आपकी नेचुरल जनरेट होगी। आप टाइम पर किसी को पेमेंट दे रहे हो, तनख्वाहें टाइम पर बांट रहे हो, जो आपके वेंडर्स हैं उनको टाइमली पेमेंट हो रही है, तो क्या है, आपकी गुडविल तो जनरेट होगी ना आपकी, कि क्योंकि आप एक गुड पे मास्टर हो। तो इस प्रकार से ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर इसको हम कंक्लूड करते हैं आज के लिए। अगली क्लास के अंदर फिर मिलते हैं आपसे। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।